उज़ुमाकी एपिसोड 3 के शुरू में हम देखते हैं कि किरी जो कि पिछले एपिसोड में अपने भाई के साथ एक लाइट हाउस में फंस गई थी, वह वहां से जिंदा बच जाती है। जिसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। किरी लगभग 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती होती है। जब सुइची को इसके बारे में पता चलता है, तब सुइची भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल कभी कभार जाने लगता है। एक दिन सुइची जब किरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तो उसे बताता है कि हमारे कान के अंदर एक कोकिला नाम का ऑर्गन होता है जो कि स्पाइरल शेप का होता है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है साउंड को डिटेक्ट करने में। सुइची फिर आगे बताता है कि उसकी माँ की हालत अब बेहतर हो चुकी है, पर अगर उसने कोई स्पाइरल को देख लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें शहर के एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल का नाम सुनकर सुइची की माँ थोड़ा सा डर जाती है। उसी समय सुइची की नज़र एक दीवार पर लगे एक चार्ट पर जाती है, जहाँ पर कान का स्ट्रक्चर बना हुआ था, और वो ही स्पाइरल शेप वाला ऑर्गन भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिख रहा था। सुइची नहीं चाहता था कि उसकी माँ को उस ऑर्गन के बारे में पता चले। वह पहले ही स्पाइरल से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है और अपने सिर के बाल और उंगलियों को काट चुकी है, और उन्हें लगता है कि अब उनके शरीर पर कोई स्पाइरल नहीं है। अगर उन्हें कान के स्पाइरल के बारे में पता चला तो पता नहीं वह क्या करेंगी। तभी स्विची को खिड़की के बाहर एक बड़ा सा मच्छर का झुंड दिखाई देता है, जो कि स्पाइरल का शेप बना रहे थे। किरी आगे कहती है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, जिस पर स्विची बोलता है कि ये सब स्पाइरल के कर्ज की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद स्विची हॉस्पिटल से वापस चले जाता है अपने घर की ओर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मीरी 2 लोगों को कहते हुए सुनती है कि आज सुबह 10 से भी ज़्यादा प्रेग्नेंट औरतों ने को यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया है। तो सभी औरतें हज़ारों मच्छरों के काटने की वजह से बीमार पड़ चुकी हैं। एक नर्स मीरी के पास आकर कहती है कि मैटरनिटी वार्ड भर चुका है, तो उसे अपना कमरा एक प्रेग्नेंट वूमन के साथ शेयर करना पड़ेगा। मीरी आगे देखती है कि ये प्रेग्नेंट लेडी और कोई नहीं, उसकी कज़न होती है। मीरी उसको उसके बेड पर लिटा देती है और उसका सामान बैग से निकालकर अलमारी में रखने लग जाती है। तभी वो एक टूल को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। उसके बारे में पूछने पर उसकी कज़न कहती है कि ये उसको ड्रॉर के अंदर रख दो, और किरी ऐसा ही करती है। अब उसी आधी रात को जब सभी सो रहे होते हैं, तो उसकी कज़न की आंखें खुलती है। इधर किरी के फादर उसी तालाब से मिट्टी भर के ले जा रहे थे, जिसमें सभी मरने वालों का धुआं जाकर मिलता है। वह उस तालाब की कीचड़ से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। फिर अगली सुबह हॉस्पिटल में सबको पता चलता है कि उनके हॉस्पिटल में 3 पेशेंट्स की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। उन सबके शरीर पर ढेर सारे छेद के निशान देखे गए हैं, और उनके शरीर का सारा खून भी चूस लिया गया है। शायद उनका मर्डर हुआ है, पर रात में किसी को भी नहीं सुना गया। सभी बस मच्छरों की आवाज़ सुन रहे थे। किरी यही बात अपनी कज़न को बताती है, पर किरी की कज़न को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वह अपने बच्चे के बारे में बात करने लग जाती है। तभी स्विची वहाँ आ जाता है। वह अपने साथ एक मॉस्किटो स्प्रे लेकर आया था। जैसे ही वह एक मच्छर को उड़ते हुए देखता है, वह उस पर स्प्रे कर देता है, जिससे मच्छर तो मर जाता है, लेकिन उसकी कज़न की हालत ख़राब होने लगती है और वह ज़ोर से खांसने लगती है। स्विची उस मच्छर को उठाते हुए कहता है कि किरी, क्या तुम ये नहीं जानती हो कि सिर्फ मादा मच्छर ही खून पीते हैं, जिनके पेट में अंडे होते हैं। वह खून पीकर अपने अंडों को पालन पोषण करती हैं। तभी एक नर्स वहाँ पर आ जाती है और स्विची को उनके कमरे से बाहर निकाल देती है, और किरी भी खिड़की खोल देती है, जिससे उसकी कज़न की हालत थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। उसी रात सोते समय किरी अपनी कज़न से कहती है कि ध्यान रखना कोई मच्छर तुम्हें काट ना ले। जहाँ उसकी कज़न कहती है कि उसको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उसको मच्छर तो काफ़ी पसंद है। इतना कहकर वह सो जाती है। अब आधी रात को मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से किरी की नींद खुल जाती है। वह अपने कमरे के बाहर जाकर देखती है कि वहाँ पर लाखों मच्छरों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये मच्छर नहीं थे, बल्कि ढेर सारी प्रेग्नेंट लेडियाँ थीं, जो कि एक झुंड में
एक साथ बाहर निकली हुई थी, जिनके हाथों पर एक ड्रिल मशीन थी और वह एकदम ज़ॉम्बी की तरह चल रही थी, एकदम मुर्दे की तरह। फिर कीरी उनमें से एक औरत का पीछा करती है, जो कि एक पेशेंट के पास जाकर उसके गले में ड्रिल से छेद करती है और फिर उसका सारा खून पीने लगती है। ये देखकर कीरी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह औरत उसको देख लेती है। वो औरत अब कीरी का पीछा करने लगती है, पर कीरी डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पाती और वो औरत उसे मारने ही वाली होती है। तभी आवाज़ें सुनकर एक पेशेंट जाग जाता है और वो बाहर की तरफ आता है, तो वो औरतें उस आदमी को घेर लेती हैं। एक औरत हवास में स्पाइरल का सेब बनाती है, जिससे कि उसको बेहोश किया जा सके, और फिर सभी उसके शरीर में छेद कर कर उसका खून पीने लग जाती हैं। एक नर्स ये देख लेती है, तो वह औरतें उसको भी मार कर उसका खून पी लेती हैं। आज के लिए उन्होंने काफ़ी सारा खून पी लिया था, तो वह वापस अपने कमरे में जाने लगती हैं। लेकिन जैसा कि कीरी को उनका सीक्रेट पता चल गया था, तो वह उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं। कीरी वापस से अपने कमरे में आकर गेट बंद करने की कोशिश करती है। तभी उसकी कज़न वहाँ आती है और वह उससे मदद मांगने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो अपनी कज़न को देखती है, तो वह पाती है कि उसकी कज़न भी उनकी तरह बन चुकी है। फिर उसकी कज़न कीरी से कहती है कि मुझे अपना सारा खून दे दो। ये सब औरतें फिर कीरी को घेर लेती हैं। तभी अचानक से कीरी के हाथ में एक मॉस्किटो स्प्रे लग जाता है, जो कि स्विची यहाँ पर लाया था। कीरी इन सभी औरतों पर वो मॉस्किटो स्प्रे कर देती है और ये मच्छरों की तरह डर कर भागने लग जाती हैं। अगले सीन में स्विची की माँ अपने कमरे में सो रही होती है और उसके कान में एक कीड़ा घुसने की कोशिश कर रहा होता है, पर स्विची की माँ उस कीड़े को दूर फेंक देती है और फिर वह कीड़ा घूमकर एक स्पाइरल से बना लेता है, जिससे उसको फिर से अपना मरा हुआ पति दिखने लग जाता है, जहाँ वह कहता है कि मेरी तरह स्पाइरल बन जाओ, मैं तुम्हारे कान के अंदर जो स्पाइरल है उसके अंदर घुसना चाहता हूँ और वहीं पर सोना चाहता हूँ। जो सुनकर स्विची की माँ काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। अगली सुबह तक सारी प्रेग्नेंट औरतें नॉर्मल हो जाती हैं। कीरी डॉक्टर को ये सब बताती है कि रात को क्या उसने देखा, लेकिन वो उसका यकीन नहीं कर रहा था। कीरी ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा, वह ऐसा कह रहा था। और वह कहता है कि वह सभी लोग मच्छरों के काटने की वजह से मरे हैं, क्योंकि उनके शरीर से ड्रिल के निशान भी गायब थे। तो कोई भी कीरी की बात नहीं मानता कि उन औरतों ने अपने बच्चों के लिए खून पिया है। दूसरी तरफ स्विची की माँ अपने बेटे स्विची से पूछती है कि क्या उसके कान के अंदर एक स्पाइरल है, ऐसा उसके पिता बता रहे थे। स्विची डरते हुए कहता है कि उसके फादर मर चुके हैं और उसने कोई सपना देख लिया होगा। लेकिन उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा जिद करने लग जाती है कि वह डॉक्टर के पास जाकर पूछना चाहती है। फिर वह डॉक्टर के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर चार्ट को देखने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ से चार्ट पहले ही हटा दिया था। सुइची की माँ डॉक्टर से पूछती है कि मुझे सच सच बता दो कि मेरे कान के अंदर एक स्पाइरल तो नहीं है। डॉक्टर उसे झूठ बोलकर कहता है कि अब तुम्हारे शरीर में एक भी स्पाइरल नहीं है। तभी नर्स आकर सुइची की माँ को वापस से उसके कमरे में ले जाती है और उसे एक बोतल चढ़ा देती है। सुइची की माँ उस बोतल के अंदर एक स्पाइरल टेप को देखती है। फिर उसके बाद वह साइटो की आवाज़ सुनने लग जाती है, जो ये कह रहा होता है कि स्पाइरल तुम्हारे कान के अंदर है। सुइची की माँ अपने हाथ से सुई निकाल कर बोतल को गिरा देती है, लेकिन वो सुई भी एक स्पाइरल शेप ले लेता है। फिर उसके बाद सुइची की माँ को बार बार साइटो की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। उसको लगता है कि साइटो उसके कान के अंदर घुस चुके हैं। तो सुइची की माँ ड्रॉर से एक कैंची निकालती है, उसे अपने कान के अंदर घुसा लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर और सुइची बात कर रहे थे कि ये अच्छा हुआ कि उन्होंने वो चार्ट पहले ही निकाल लिया था। सुइची की माँ को किसी स्पेशल हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तभी उनको सुइची की माँ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि उसने अपने कान ही काट लिए हैं। उसके बाद वह उसके कान पर पट्टी बांध देते हैं। दूसरी तरफ सुइची की माँ अब भी स्पाइरल से डर रही थी और डरते डरते ही उसकी माँ पर मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को जलाने के लिए भी भट्टी पर ले जाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि आसमान में फिर से स्पाइरल बनने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कीरी के फादर को भट्टी के अंदर स्पाइरल नज़र आ रहे थे।
फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ दिनों के बाद सभी प्रेग्नेंट औरतों ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया था। जब कीरी अपना खाना खा रही थी तो उसमें मशरूम भी थे। उनका स्वाद एकदम बेकार लग रहा था, जैसे कि कोई मीट हो। वह सुइची को बताती है कि इन मशरूम में से काफ़ी ज़्यादा बेकार सी बदबू आ रही है। फिर जैसे ही वह सुइची उनको देखता है तो वह कहता है कि इनमें स्पाइरल बने हुए हैं। बल्कि हॉस्पिटल के बाकी लोग इन मशरूम के दीवाने हो गए थे। वह उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नज़र आ रहा था। डॉक्टर कहता है कि मशरूम सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो ये लोग जितना चाहे उतना खा सकते हैं। सुइची और कीरी जब बच्चों को देखने के लिए उनके न्यूबॉर्न चैम्बर में जाते हैं तो वह देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल ही बड़ों की तरह आपस में बात कर रहे थे। वह काफ़ी हद तक एक जैसे लग रहे थे। फिर हम बच्चों को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ वो बोल रहे थे कि मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे वापस से उसी गर्म जगह में जाना है। वह लोग वापस से अपने मदर के कोख में जाने की बात कर रहे थे। एक बच्चा पूछता है कि क्या ये मुमकिन है, जिस पर दूसरा बच्चा कहता है कि बिल्कुल, जिस डॉक्टर ने हमें बाहर निकाला है वह वापस से अंदर भी डाल सकता है। वो कहता है कि इस समय कीरी के कज़न के अंदर बच्चा डाल रहा है। उसके बाद वह कहता है कि अब अगला नंबर हमारे में से ही किसी का हो सकता है। इसके बाद उस बच्चे का पेट फूलने लग जाता है और उनमें से एक बहुत बड़ा सा मशरूम निकलता है। कीरी और सुइची ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वह डिलीवरी रूम में जाते हैं, जहाँ पर कीरी की कज़न की आवाज़ आती है। जब वह उस रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कई सारे मशरूम पड़े हुए पाते हैं। फिर तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आता है। फिर कीरी उससे पूछती है कि उसकी कज़न कहाँ पर है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि वह इन बच्चों की नाल इतनी बार काट चुका है, लेकिन वह फिर से उनके पेट से उग जाती है, जिसका मतलब है कि वह लोग वापस से अपनी माँ के पेट में जाना चाहते हैं। कीरी समझ जाती है कि मशरूम पर बने स्पाइरल से डॉक्टर भी पागल हो चुका है। डॉक्टर आगे कहने लग जाता है कि मशरूम ही बच्चों की नाल है, जो कि काटने के बाद अपने आप ही ग्रो करने लग जाती है। डॉक्टर अब एक मशरूम को उठाकर खाने लगता है, क्योंकि उसे वह हेल्दी मानता है और यही मशरूम आज सभी के खाने में डाले गए थे। इसलिए कीरी को उसमें एक मीट की बदबू आ रही थी। स्विची अब ऑपरेशन रूम को खोलकर देखता है, जहां डॉक्टर ने उसकी कज़न के बच्चे को वापस से उसके पेट में डाल दिया था। ऊपर से टाके भी लगा दिए थे। जहाँ कीरी की बहन अपने बच्चे का पेट भरने के लिए खून पीना चाहती है, तो डॉक्टर कीरी को पकड़कर उसके पास ले जाता है, जहाँ कीरी की कज़न अपनी सुई जैसी जीभ बाहर निकाल लेती है। लेकिन कीरी के हटने की वजह से वह जीभ डॉक्टर में जा लगती है और उसकी कज़न डॉक्टर का सारा खून चूस लेती है। सुइची और कीरी ये देखकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दो पेशेंट उसी रूम में वापस से जाते हैं और वहाँ पर मशरूम देखकर उन्हें खाने लगते हैं और इसी तरीके से कीरी की कज़न का शिकार बन जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कीरी को अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है और कीरी वापस से अपने घर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसकी फैमिली एक पार्टी रखती है, जिसमें सुइची को भी बुलाया जाता है। सुइची कीरी से कहता है कि तुम्हारा घर तालाब के पास है, जो कि मरे हुए लोगों के स्पाइरल से दूषित हो गया है। शाम को सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं और सुइची तो खाने पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसके दोनों माता पिता अब नहीं रहे हैं, इसलिए उसको ठीक से अब खाने को भी नहीं मिलता। कीरी के पेरेंट्स सुइची से कहते हैं कि वह कभी भी उनके घर आ सकता है और खाना खा सकता है। अब खाना खाते समय सुइची को प्लेट पर बने स्पाइरल दिखते हैं। उन्हें देखकर वह डर जाता है। ये प्लेट्स कीरी के फादर ने बनाई हुई थी। कीरी के फादर सुइची से कहते हैं कि तुम भी स्पाइरल देख सकते हो ना, तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि असली कला क्या होती है। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने बर्तनों में स्पाइरल बनाने चाहिए। जो सुनकर उनकी आंखें खुल गई थी और अब वह यही कर रहे हैं। खाना खाने के बाद कीरी की मॉम कहती है कि बेचारा सुइची ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। मित्सुआ कीरी को बताता है कि उनके फादर अब अजीब बर्तन बनाने लगे हैं। कीरी उनके कमरे में जाकर देखती है, जिसमें ढेर सारे स्पाइरल शेप के बर्तन पड़े हुए थे, लेकिन साथ ही में उनमें इंसानों के चेहरे भी दिख रहे थे। दो चेहरे तो बिल्कुल सुइची के मॉम डैड की तरह लग रहे थे। आगे कीरी के फादर अब भट्टी के सामने बैठे हुए दिखते हैं, जिसमें वह अपने बर्तनों को पकाने के लिए डालते हैं। लेकिन भट्टी के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, मानो जितने भी लोगों के स्पाइरल तालाब में जाकर मिले थे
उनकी आत्माएं किरी के फादर के बर्तन में आ गई हैं, जो कि अब भट्टी के अंदर जल रही हैं। सुइची वहां आकर बोलता है कि उसे भट्टी के अंदर देखना है, उसे कोई तो वहां से बुला रहा है। किरी के फादर सुइची को वहां से चले जाने के लिए कहता है, पर भट्टी के अंदर से सुइची के मॉम और डैड की आवाज़ आने लग जाती है। सुइची अब एक ईंट उठाकर भट्टी का मुंह तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की सारी आत्माएं बाहर निकल आती है। किरी के फादर और सुइची तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं और देखते ही देखते भट्टी में आग लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनके शहर में एक खतरनाक तूफान आता है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ आंधी चल रही होती है और काफ़ी ज़्यादा बादल भी छाए हुए होते हैं। ये तूफान अब आगे बढ़ने की जगह यहीं पर आकर रुक गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। न्यूज़ रिपोर्टर भी खंभे पर एक चिपकी हुई लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर वह कहने लगते हैं कि शायद ये तूफान में मारी गई होगी। फिर हम पाते हैं कि तूफान किरी के घर के ऊपर आकर रुका हुआ है और किरी को ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, और ये आवाज़ सुनकर मित्सुओ भी कहता है कि ये तूफान की आंख है जो कि किरी को बुला रही है। किरी को ये बात सुनकर यकीन नहीं होता। तभी सुइची यहाँ आ जाता है और वह किरी को लेकर भागने लगता है। तभी एक पेड़ टूटकर उनकी तरफ आता है, पर वह दोनों वहाँ से बच जाते हैं। सुइची कहता है कि ये तूफान किरी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, अगर वह घर में ही रहती तो उसकी पूरी फैमिली मारी जाती। इस तूफान को किरी से प्यार हो गया है, इसलिए वह उसका नाम पुकार रहा है। तूफान अब किरी के आसपास के घरों को तबाह करने लग जाता है, जिससे किरी एक मलबे में फंस जाती है। अब एक लड़की उनकी मदद करने के लिए आती है, पर उनकी मदद करने से पहले ही वो तूफान उसको अपनी चपेट में ले लेता है और अंदर की ओर खींचने लग जाता है। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि वह किरी नहीं है, बल्कि उसकी जैसे दिख रही है, फिर वह उसको नीचे फेंक देता है, जिससे वह मर जाती है। तूफान से छिपने के लिए वह लोग एक पुल के नीचे भी जाकर खड़े हो जाते हैं, जहां सुइची कहता है कि अगर ये तूफान ऐसा ही रहा तो इनके पूरे टाउन का सफाया हो जाएगा। जब तूफान इन्हें देख लेता है तो वह लोग गटर में उतर जाते हैं, जहां गटर में एक बवंडर बन जाता है, जिसमें घूमते हुए वह दोनों उस तूफान की तरफ खींचने लग जाते हैं। लेकिन जब तालाब के ऊपर वह तूफान आता है तो वह तूफान उस तालाब के अंदर समा जाता है। फिर सुइची और किरी बाहर निकल जाते हैं। तालाब के आसपास के सारे घर इस तूफान ने बर्बाद कर दिए थे, तो किरी की फैमिली को रहने के लिए उसी गरीबों के मोहल्ले में एक घर दिया जाता है, जिसमें टूटे हुए घर थे। फिर हम देखते हैं कि वह सभी लोग बात कर रहे थे कि इतने पुराने घर इस तूफान में कैसे सही सलामत बच गए। वहीं हम देखते हैं कि कोई आदमी घर के छेद से किरी को देख रहा था। रात को इन्हें अपने पड़ोस से एक डरावनी आवाज़ आती है। मित्सुओ कहता है कि उसने सुना था कि इस मोहल्ले में एक मॉन्स्टर रहता है, ये आवाज़ ज़रूर उसी की होगी। तभी दरवाजे पर इनका पुराना पड़ोसी आता है। वह कहता है कि इनके पड़ोस में एक बूढ़ी माँ और उनका बेटा रहता है। उनके शरीर पर किसी तरह की बीमारी है, जिसकी वजह से वह थोड़ा डरावना लगता है, और ये डरावनी आवाज़ भी उसी की ही है। इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर रहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आधी रात को उन्हें फिर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज़ किसी औरत की थी। किरी को लगता है कि उस बूढ़ी अम्मा को मदद चाहिए होगी, तो वह उसके पास जाती है। तो अम्मा कहती है कि मेरा बेटा मर गया है, और हम उसके हाथ पर बीमारी की वजह से लगे हुए कांटे भी देख पाते हैं। किरी अंदर जाकर उसके बेटे की लाश देखती है तो वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अगली सुबह एम्बुलेंस लाश को ले जाती है और उस अम्मा को भी हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। उनका पड़ोसी पूछता है कि उसकी लाश कैसी दिख रही थी, जिस पर किरी कहती है कि उसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। किरी वापस से अपने घर में आ जाती है और हमें पता चलता है कि वही पड़ोसी है जो कि उसके घर के छेद से किरी को घूरता रहता है। तभी वह नोटिस करता है कि बूढ़ी अम्मा वाली बीमारी उसको भी लग चुकी है और उसके शरीर पर भी कांटे उगने लगे हैं। और हम पाते हैं कि घर के बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, और तभी मित्सुओ देखता है कि उनकी दीवार पर कांटे उग रहे हैं, और वह देखते हैं कि उनका पड़ोसी, जिसके पूरे शरीर पर ढेर सारे कांटे से उग गए थे, जो कि एक मॉन्स्टर सा लग रहा था, वह अपने पास एक छोटे से चूहे को उठा लेता है और उसको खा लेता है। इसके बाद किरी की तरफ बढ़ने लग जाता है। किरी दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर आती है
जहाँ काफ़ी तेज़ आंधी चल रही थी। एक खंभा उड़ते हुए आता है और उनके पड़ोसी के सिर में जा लगता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वह जंगल में एक लाश को उछलते हुए देखते हैं। यह और किसी की नहीं, यामागुची की लाश होती है, जो कि कार के तले आकर मारा गया था। उसके शरीर में एक स्प्रिंग थी, जिसकी वजह से वह उछलते हुए किरी की तरफ आने लगता है। यह स्प्रिंग कार के सस्पेंसर की थी, जिसे उसके शरीर से निकाला ही नहीं गया था, और उसकी लाश उछलते हुए यहाँ तक आ गई थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए sayonara।